हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो, पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इज वोल्टिक सेल, सेकेंड पार्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड थर्ड पार्ट इज बैटरी। तो सबसे पहले देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का स्टडी होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मीन्स ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ इंटरकन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जिस डिवाइस में केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी का इंटरकन्वर्जन होता है उसी डिवाइस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 तरह के होते हैं, वोल्टिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वोल्टिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वोल्टिक सेल converts chemical energy into electricity and electrolytic cell converts electrical energy into chemical energy. वोल्टिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन को इनडायरेक्ट वे में परफॉर्म करते हैं और उससे जो गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज होती है उसी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। मीन्स स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन का गिब्स फ्री एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है इन वोल्टिक सेल। गैलोनिक सेल में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिडक्शन को परफॉर्म करते हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी पास करके नॉन स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन को कैरिड आउट किया जाता है इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब देखिए, वोल्टिक सेल में हमको पढ़ना है, वोल्टिक सेल को ही गैलोनिक सेल भी कह सकते हैं आप। वोल्टिक सेल का एग्जाम्पल है गैलोनिक सेल। इसमें हमको ये सब टॉपिक पढ़ना है तो हम 1 बाय 1 सभी टॉपिक डिस्कस करते हैं। एनोड एंड कैथोड। एनोड एंड कैथोड, हर एक सेल में वोल्टिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक दोनों सेल में इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड मीन्स एक ऐसा सरफेस जिस पे रिएक्शन प्रोसीड करता है। इलेक्ट्रोड इज मेटल रॉड डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। कोई मेटल का रॉड है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में उसको डिप कर दिया गया है, दैट इज इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट थिंग, इलेक्ट्रोड 2 तरह का होता है, एनोड एंड कैथोड। जितने भी रिएक्शन होते हैं, रिडक्स रिएक्शन होते हैं, उसमें एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। चाहे वो वोल्टिक सेल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। लेकिन अगर वोल्टिक सेल है तो उस केस में एनोड निगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं और निगेटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं इन केस ऑफ वोल्टिक सेल। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अपोजिट हो जाएगा। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे, अभी तक जो भी सेल पढ़े होंगे, मोस्ट ऑफ सेल आप इलेक्ट्रोलाइटिक ही पढ़े होंगे। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। चलिए, तो नेक्स्ट थिंग इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए, अगर हम जिंक रॉड को जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डिप करते हैं, जिंक रॉड इन जिंक सल्फेट सोल्यूशन, और इसकी मोलरिटी 1 रखते हैं, 1 मोल पर लीटर, और इसको 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 1 बार प्रेशर पे रखते हैं, तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं स्टैंडर्ड जिंक इलेक्ट्रोड। और इस अरेंजमेंट में इस जिंक रॉड और मेटल के सोल्यूशन के इंटरफेस पे एक पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज होता है। सोल्यूशन पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक मेटल रॉड में से निकल रहा है और सोल्यूशन में Zn+2 के फॉर्म में डिजॉल्व हो रहा है। तो सोल्यूशन में Zn+2 एंड SO4 का कंसंट्रेशन इक्वल होगा इनिशियल स्टेट में। लेकिन जैसे जैसे जिंक आयन मेटल रॉड में से निकल के सोल्यूशन में डिजॉल्व होता जाएगा, पॉजिटिव आयन का रेशियो बढ़ता जाएगा और इसलिए सोल्यूशन पॉजिटिव हो जाएगा और मेटल रॉड नेगेटिव, और दोनों के इंटरफेस में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करना होगा तो आप कहोगे the potential difference between metal rod and salt solution is called electrode potential। और अगर यही इलेक्ट्रोड इस कंडीशन में रखा गया है, 1 बार प्रेशर, 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो फिर इसको स्टैंडर्ड जिंक इलेक्ट्रोड कहेंगे। जिस भी मेटल का इलेक्ट्रोड होगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हो जाएगा और उसका जो पोटेंशियल आएगा दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों समझ गए होंगे आप लोग। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 तरह के होते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक मेटल का और इस ऑक्सीडेशन की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस राइज हो रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
कॉपर मेटल का रिडक्शन देखिए यहाँ पे हो रहा है, कॉपर +2 आयन कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज रिडक्शन। तो इस कॉपर इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होगा दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन हमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितना कुछ भी पढ़ना है, ऑल द कॉन्सेप्ट वी विल डिस्कस इन टर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ओनली। तो जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात की जाएगी तो आप सीधे समझेंगे कि ये रिडक्शन पोटेंशियल की बात की जा रही है। यहाँ पे हमको टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कोई लेना देना नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल क्या है? जैसे सेल बनाने के लिए हमको 2 इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पे हम जिंक रॉड को जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डिप कर दिए और कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, कॉपर इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड जिंक रॉड इन जिंक सल्फेट सोल्यूशन। इन दोनों को कनेक्ट करेंगे जब, तो ए एनोड और ए कैथोड दोनों को कनेक्ट करने के बाद ये पूरा अरेंजमेंट जो होता है इसे कहते हैं वोल्टिक सेल। और इसमें एनोड पे निगेटिव चार्ज है, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है एनोड से कैथोड और कन्वेंशनल करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, कैथोड से एनोड की तरफ। तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड वोल्टिक सेल। और यहाँ पे अगर हम एक पोटेंशियोमीटर यू कैन से अमीटर वोल्टमीटर लगाए यहाँ पे, तो वोल्टमीटर की जो रीडिंग आएगी दैट विल बी सेल पोटेंशियल। ये जो वोल्टमीटर की रीडिंग है इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, इसी को सेल पोटेंशियल कहते हैं। जो सेल पोटेंशियल होता है इसे ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड पोटेंशियल माइनस एनोड पोटेंशियल। अगर हम इस पूरे अरेंजमेंट को 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 1 मोलर कंसंट्रेशन पे और 1 बार प्रेशर पे रखते हैं तो इसे स्टैंडर्ड सेल के फॉर्म में रखेंगे और तब इसको ई नॉट इलेक्ट्रोड कहेंगे। ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड कैथोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड एनोड पोटेंशियल, और तब इसे कहेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। क्लियर? तो सेल पोटेंशियल समझ गए होंगे आप लोग, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट थिंग देखिए, सेल पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के बाद अगला टॉपिक दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है? देखिए 1 मोलर HCl होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। इसमें प्लेटिनम प्लेट को डिप कर देते हैं जो प्लेटिनम वायर से कनेक्ट होता है और प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड होता है, और इसमें 1 बार प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस पास करते हैं कंटिन्यूसली। यहाँ से हाइड्रोजन गैस बबल आउट होता है। इस सेल में जो रिएक्शन होता है H2 कन्वर्ट्स इनटू 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यू कैन से 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव H2। ये दोनों रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है, रिवर्सिबल स्टेट में। तो इसलिए इस सेल का पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोग यूज़ करते हैं एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड। जैसे मान लीजिए अगर हमको जिंक इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल फाइंड करनी है तो हम जिंक इलेक्ट्रोड ले लेंगे। यहाँ पे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक रॉड डिप कर दिया, जिंक इलेक्ट्रोड हो गया। और इसको अगर हम 1 मोलर कंसंट्रेशन और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर पे रख दिए तो ये हो गया स्टैंडर्ड जिंक इलेक्ट्रोड। और इसके बाद यहाँ पे हमने ले लिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। स्टैंडर्ड जिंक इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दिया, बीच में लगा दिया वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर की रीडिंग हमको क्या बताएगी? इट विल टेल अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन जिंक इलेक्ट्रोड एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और ये से पोटेंशियल डिफरेंस हम फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। देन ए कैथोड पोटेंशियल ऑलरेडी 0 है, यहाँ पे देखिए एनोड पोटेंशियल और शेल पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल आएगी, अपोजिट साइन नेगेटिव हो जाएगा बस। तो इस तरह से हम लोग जिंक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो जो यहाँ पे देखिए इस फार्मूले से जब हम किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करते हैं तो दूसरे इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल नोन होनी चाहिए। इस फार्मूले में 3 वेरिएबल है, सेल पोटेंशियल, कैथोड पोटेंशियल एंड
एनोड पोटेंशियल। तो कैथोड और एनोड पोटेंशियल में से कोई भी एक हम फाइंड कर सकते हैं, सेल पोटेंशियल हम मेजर कर सकते हैं। तो दूसरा जो एक तो फाइंड करना, दूसरा हमारे पास नोन होना चाहिए। तो जिस इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल नोन होती है, जिसको दूसरे इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है, उस इलेक्ट्रोड को कहते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन को हम एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको साथ में SHE लिखते हैं, S मीन्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, नेक्स्ट थिंग, डिफरेंस बिटवीन EMF एंड सेल पोटेंशियल। EMF एंड सेल पोटेंशियल, देखो यहाँ पे जो वोल्टमीटर से जो वैल्यू मेजर किया गया, दिस इज सेल पोटेंशियल। अगर हमको EMF मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, अगर हमको EMF नोट मेजर करना है तो हम उसका पोटेंशियोमीटर के हेल्प से मेजर करेंगे, पोटेंशियोमीटर के हेल्प से। सेल पोटेंशियल इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड ऑफ अ सेल, एंड EMF is highest value of potential difference between cathode and anode when zero electricity drawn from the cell। मतलब सेल जब वर्क नहीं किया तो इसका हाईएस्ट जो पोटेंशियल आएगा, दैट पोटेंशियल इज EMF ऑफ द सेल। क्लियर। एक और यहाँ पे चीज हमको समझ लेना चाहिए, साल्ट ब्रिज। दिस इज साल्ट ब्रिज। देखो साल्ट ब्रिज का फंक्शन पूछा जाता है आपसे बोर्ड में, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन बताना है आपको। तो फर्स्ट थिंग बताएंगे, साल्ट ब्रिज मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इट कंप्लीट्स इंटरनल सर्किट ऑफ द सेल एंड इट इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द सेल। सेल के वर्क करने की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड जिंक इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड कॉपर इलेक्ट्रोड रखते हैं और यहाँ पे हम वोल्टमीटर लगाते हैं, तो वोल्टमीटर की रीडिंग आएगी 1.1 वोल्ट। और वोल्टमीटर की इस रीडिंग को अगर आप चेंज करना चाहते हो अपोजिट डायरेक्शन में, एक सेल यहाँ जोड़ दीजिए। दिस इज आल्सो अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे हम जो करंट फ्लो कर रहा था गैल्वेनिक सेल में, कॉपर से जिंक की तरफ जा रहा था, और ये जो एक्सटर्नल सेल जोड़ा, इसका करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इस एक्सटर्नल सेल की पोटेंशियल V वोल्ट है। अब यहाँ पे V वोल्ट का जो सेल आपने जोड़ा, इसमें 3 कंडीशन बनता है। अगर V की वैल्यू 1.1 वोल्ट से ग्रेटर है, V की वैल्यू 1.1 वोल्ट है, या V की वैल्यू 1.1 वोल्ट से स्मॉल है। इसमें कई बार बोर्ड में क्वेश्चन भी आया है, इसको ध्यान देंगे आप लोग। ए इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, अगर V की वैल्यू इससे लार्ज है तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा और सेल रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। मतलब जो कॉपर का रिडक्शन हुआ था, इसका आकृतन होने लगेगा और जिंक का रिडक्शन होने लगेगा। अगर ए इक्वल है तो 0 हो जाएगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन यू कैन से, सेल में कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। अगर ए V की वैल्यू 1.1 वोल्ट से स्मॉल है तो सेल रिएक्शन तो इसी डायरेक्शन में होगा, बट स्लो हो जाएगा, स्लो डाउन द रिएक्शन। क्लियर। तो ये तीनों कंडीशन आप लोग याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है बोर्ड में। साल्ट ब्रिज का फंक्शन याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। अब देखो इस सेल को रिप्रेजेंट करने का सिंबॉलिक तरीका क्या है। एनोड पे रिएक्शन यूज हो रहा है, कैथोड पे रिएक्शन। तो एनोड को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे लिखेंगे, कैथोड को मतलब आप देखो प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट बाई प्रोडक्ट लिखा जाता है, रिएक्टेंट बाई प्रोडक्ट। अगर सेल पोटेंशियल को सिंबल लिखना है तो यहाँ पे E लगा देंगे, और ये पूरा सिंबल ऑफ इलेक्ट्रोड जो है ये चला जाएगा आपका सब स्क्रिप्ट में। ये कैथोड पोटेंशियल हो जाएगा और ये सिंबल हो जाएगा एनोड पोटेंशियल का। ये पूरा सिंबल है सेल का, डबल वर्टिकल लाइन साल्ट ब्रिज का सिंबल होता है, और यहाँ पे E लगा देंगे आप तो ये हो जाएगा सेल पोटेंशियल का सिंबल। और इसके ऊपर नॉट लगा देंगे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, एंड दिस इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो ऐसे हम सेल का सेल रिएक्शन, सेल का सिंबल, इलेक्ट्रोड का सिंबल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिंबल ऐसे लिखेंगे। आगे देखिए नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन बताता है कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में और सेल पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, ये हम नर्स्ट इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। जैसे जिंक इलेक्ट्रोड के लिए ये लिखेंगे हम, और कॉपर के लिए ये होता है, और किसी सेल के लिए लिखना है आपको तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्शन। ये आपको ध्यान रखना,
प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर लिखा जाएगा, प्रोडक्ट साइड में जो भी आयंस आएंगे या गैसेज आएंगे उनके कंसंट्रेशन को ऊपर लिखा जाएगा। और जब गैसेज होते हैं तो उनका पार्शियल प्रेशर लिया जाता है बार में, कंसंट्रेशन नहीं। और जो रिएक्टेंट साइड में गैसेस और आयंस आएंगे उनका कंसंट्रेशन नीचे लिखा जाएगा, ध्यान देने की बात है। और ये n की वैल्यू आप फाइंड करेंगे फ्रॉम द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ये n है क्या? n इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर गेन और लॉस्ट। कोई रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है तो उसमें कितने मोल इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस हो रहा है उसी को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? ये हो गया नेक्स्ट इक्वेशन। यहाँ से एक न्यूमेरिकल तो जरूर आता है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे और इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी में, उसे सॉल्व कर लेंगे। और अगर इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी हम एक वीडियो बना रखे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, देख लेना। आगे देखिए, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट सेल, डेल्टा जी नॉट एंड के सी एंड ई नॉट एंड के सी, लॉग के सी यहाँ पे होता है एंड ए दिस इज बाई एन एफ। ये तीनों फार्मूला याद रखेंगे, डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, इस रिलेशन को डिराइव करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपको फार्मूला याद है, फार्मूला अप्लाई करने आता है तो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया वोल्टिक सेल। सेकेंड पार्ट में देखिए, हाँ एक चीज़ और इसमें देखिए, जो ई नॉट सेल है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे जब हम मेटल्स को अरेंज करते हैं, नॉन मेटल्स को अरेंज करते हैं तो एक सीरीज मिलता है हमको जिसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हेल्प से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑक्सीडेशन पावर, रिडक्शन पावर, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, रिड्यूसिंग टेंडेंसी एंड मेनी मोर थिंग्स। तो ये स्टैंडर्ड इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज देखिए क्या क्या है। फर्स्ट थिंग, एक एंड पे आपको फ्लोरीन मिलेगा, दूसरे एंड पे लिथियम। फ्लोरीन वाला जो एंड है दैट इज हाई रिडक्शन पोटेंशियल और लिथियम वाले एंड पे लो रिडक्शन पोटेंशियल। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल हाई होती है उसके पास रिड्यूस होने की टेंडेंसी होती है, इसलिए वो बिहेव करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि फ्लोरीन से लिथियम की तरफ मूव करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से बिहेव करने की टेंडेंसी घटेगी, मीन्स ऑक्सीडाइजिंग पावर घटेगा, रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से बिहेव करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। और देखिए मेटल्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज होगा फ्लोरीन से लिथियम की तरफ, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। क्लियर? इसके अलावा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है वही रिड्यूस होता है और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है वही ऑक्सीडाइज होता है इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो हम इसके हेल्प से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का प्रोडक्ट भी बता सकते हैं, प्रेडिक्शन ऑफ प्रोडक्ट कर सकते हैं। विदाउट यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वी कैन नॉट प्रेडिक्ट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस। अगर हमको ई नॉट वैल्यू पता है या तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज प्रोवाइडेड है तो हम आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का प्रोडक्ट क्या होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। अभी हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जाएंगे तो बात करेंगे, अभी इसको देख लीजिए। हाँ, नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही हमको स्टार्ट करना है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? दिस इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इनटू केमिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस सेल में हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिडक्शन को परफॉर्म करते हैं बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कोई ऐसा रिडक्शन जो ऑटोमेटिक नहीं हो सकता है लेकिन उसको करना है, तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको सोल्यूशन बनाते हैं और सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करके उस रिएक्शन को परफॉर्म कर देते हैं, तो वो रिएक्शन हो जाता है। तो इस तरह का जो रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जिस डिवाइस में परफॉर्म किया जाता है उसी डिवाइस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी एनोड और कैथोड होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन होगा वहाँ भी। और यहाँ पे जो रिएक्शन होगा कैथोड पे रिडक्शन के बाद क्या बनेगा, एनोड पे रिडक्शन के बाद क्या बनेगा, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और इसका प्रेडिक्शन हम करते हैं किससे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम जितने भी पॉसिबल ऑक्सीडेशन होंगे उन पॉसिबल ऑक्सीडेशन में से एनोड पे वही ऑक्सीडेशन होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल लोवेस्ट होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम देख सकते हैं किसका हाईएस्ट किसका लोवेस्ट है और उसे हम बता सकते हैं कि एनोड पे क्या होगा। सिमिलरली कैथोड पे भी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट होता है वो कैथोड पे प्रोसीड करेगा
और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लोवेस्ट होगा वो कैथोड पे प्रोसीड नहीं करेगा। तो जितने भी पॉसिबल रिएक्शन है कैथोड पे, पॉसिबल रिडक्शन रिएक्शन, उनमें से वही रिडक्शन रिएक्शन प्रोसीड करेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट होगा। तो ये आप लोग देख लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही पार्ट है फैराडेज लॉ। फैराडेज का फर्स्ट लॉ कहता है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो कैथोड पे जो भी स्पेसीज रिड्यूस हो रहा है उसका कितना मास डिपॉजिट होगा, कितना मास बनेगा, उसका प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, W इज प्रोपोर्शनल टू Q। जितना ज़्यादा चार्ज पास करेंगे उतना ज़्यादा मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट होगा। Q को हम IT भी कह सकते हैं। I मीन्स करंट एंड T मीन्स टाइम। मीन्स कोई भी करंट Q इक्वल टू IT होता है, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे Q इक्वल टू IT। तो कितने टाइम तक कितना करंट पास किया गया उसके बेसिस पे हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। और Z इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और Z की जो वैल्यू होती है, Z ये होता है M/NF। M इज मोलर मास, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ वन एटम और वन स्पेसीज। F इज फैराडे कांस्टेंट, और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96500 कूलम। ये वैल्यू याद रखेंगे आप लोग, और ये फार्मूला सीधे सीधे याद रखिए, इससे क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, तो आप ध्यान देंगे इसको भी। फैराडे सेकेंड लॉ है कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट पास होकर दूसरे इलेक्ट्रोलाइट का भी इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए तो उससे जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या रिलेशन होगा, ये हमको फैराडे सेकेंड लॉ से मिलता है। अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ, W1/E1 equal to W2/E2. E1 E2 is equivalent mass. Equivalent mass is molar mass by n factor. जितना चार्ज होगा या जितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा वही n फैक्टर के इक्वल होता है। तो ये फार्मूला यूज करके भी आप फाइंड कर सकते हैं। अगर एक इलेक्ट्रोड में, एक सेल में आपको अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है, दूसरे सेल में पूछ रहा है और सेम अमाउंट ऑफ करंट का रिलेशन है, तो आप डायरेक्टली सेकेंड लॉ यूज कर सकते हैं। अगर सेम अमाउंट का रिलेशन नहीं है, आपको I और T दिया हुआ है, करंट और टाइम दिया हुआ है, तो आप फर्स्ट लॉ यूज करेंगे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे आप लोग, दोनों से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग। आगे देखिए, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। Conductance is reciprocal of resistance, means a property of conductor due to which they allow the current to pass through them is called conductance. And conductance is proportional to cross section area of conductor and inversely proportional to the length of conductor. And kappa is proportionality constant. It is called specific conductance. Specific conductance or conductivity. G is conductance and kappa is कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस की यूनिट आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं, इट विल बी ओम इनवर्स। ओम इनवर्स, ओम इनवर्स को मो भी लिखते हैं और इसी को साइमन भी कहते हैं, साइमन। अब अगर जी की यूनिट आपको पता है तो कप्पा की यूनिट फाइंड कर सकते हैं। देखिए कप्पा इक्वल टू हो जाएगा GL/L/A। देखिए इसका यूनिट है साइमन, L का यूनिट है मीटर और एक यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइमन मीटर इनवर्स और साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इट इज यूनिट ऑफ कप्पा। कप्पा इज कंडक्टिविटी, इट इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यू कैन से इन दोनों को 1 मान लीजिए, क्रॉस सेक्शन एरिया को 1 और लेंथ को 1, तो आप देखेंगे दोनों इक्वल हो जाएंगे, कप्पा और जी। दिस मीन्स यू कैन डिफाइन एट conductance of unit length and unit cross section area of conductor is called conductivity. Okay, next thing is molar conductivity. Molar conductivity means conductivity of one more electrolyte in aqueous solution is called molar conductivity. जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को हम aqueous solution में डिजॉल्व करते हैं तो उसकी मोलरिटी अगर हमको पता है तो हम फाइंड कर सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी। ये हो जाएगा कंडक्टिविटी बाई मोलरिटी, और यूनिट के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे 1000 ऊपर या 1000 नीचे मल्टीप्लाई होगा। ये होता साइमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल एंड साइमन पर मीटर स्क्वायर पर मोल। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में आप ले रहे हैं यूनिट तो 1000 मल्टीप्लाई ऊपर होता है, अगर आप मीटर स्क्वायर में ले रहे हैं यूनिट तो 1000 से मल्टीप्लाई नीचे होता है। और ये दोनों ही क्या है, मोलर कंडक्टिविटी के यूनिट हैं। और मोलर कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इन द एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर।
अब हमको देखना डाइल्यूशन, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पे उसके मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस में क्या वेरिएशन आता है। ये एक नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन है, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन होता है, व्हाट हैपन करके पूछा जा सकता है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। 3 वैल्यू हैं, एक है जी मतलब कंडक्टेंस, एक है कप्पा मतलब कंडक्टिविटी, और तीसरा है मोलर कंडक्टिविटी। जी ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयन्स पे, जितने ज़्यादा आयन होंगे इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस उतनी हाई होगी। कप्पा ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम पे, यूनिट वॉल्यूम में जितने आयन होंगे उसके कंडक्टेंस को ही कंडक्टिविटी कहते हैं। तो फिर नंबर ऑफ आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, कम है तो कम होगी। और लेमडा एम यानी कि मोलर कंडक्टिविटी ये डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ आयन इन होल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट थिंग देखिए, इन तीनों का वेरिएशन कैसे आएगा। विद द डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होंगे, आयन्स की इंडिपेंडेंट माइग्रेशन होगी। जैसे आयन्स पास हैं तो पॉजिटिव आयन जब मूव कर रहा है तो निगेटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा होता है, मतलब उसके मूवमेंट में हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा होता है। और जब निगेटिव आयन मूव कर रहा होता है तो पॉजिटिव आयन भी उसके मूवमेंट में हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा होता है। तो जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच का डिस्टेंस इतना प्रॉपर बढ़ जाएगा कि वो एक दूसरे के मूवमेंट में हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेंगे। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। तो डाइल्यूशन करने पे आयंस का इंडिपेंडेंट माइग्रेशन होता है, और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो डाइल्यूशन करने पे उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता है। इसलिए विद द डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयन और आयन का मूवमेंट बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम देखा जाए तो डाइल्यूशन करने पे आयन दूर दूर जा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ रहा है, इंटरआयनिक डिस्टेंस, इसलिए पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयन घटेंगे और नंबर ऑफ आयन डिक्रीज होने से क्या होगा, कप्पा की वैल्यू घटेगी। दिस मीन्स कंडक्टेंस बढ़ेगा डाइल्यूट करने पे, लेकिन कंडक्टिविटी घटेगी। कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं, ध्यान देंगे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होगा और कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। मोलर कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीज करेगा क्योंकि ये होल वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयन पे डिपेंड करता है, आयन के इंडिपेंडेंट माइग्रेशन पे डिपेंड करता है, जस्ट लाइक कंडक्टेंस। इसलिए मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू भी डाइल्यूशन पे इंक्रीज होगी। क्लियर? ये हो गया डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का ये एक पार्ट है कोहलॉस लॉ, a kind of Kohl's law of independent migration of ions at infinite dilution। मतलब जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन कर रहे हैं वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम लिमिट को जब ये अटेंड कर लेगा तो उस समय जो कंसंट्रेशन होगा, जो डाइल्यूशन होगा, उसी डाइल्यूशन को हम कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वो उसके कंपोनेंट आयन के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होगा। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कंपोनेंट आयन ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। इसी को कहते हैं हम लोग कोहलॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो इससे भी न्यूमेरिकल आता है, देख लेंगे आप लोग। और अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं आप, वीडियो ऑलरेडी हम हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आपको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक करवा देंगे, तो ये देख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इज बैटरी। बैटरी दो तरह का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरी जो होते हैं ये नॉन रिचार्जेबल होते हैं, मतलब एक बार डिस्चार्ज हो गया तो फेंक दीजिए। जैसे हम लोग जो घड़ी में यूज करते हैं पेंसिल, दैट इज प्राइमरी बैटरी। बैटरी पूछा जाए तो क्या होता है, बैटरी इज अ डिवाइस विच इज यूज एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्राइमरी बैटरी इज नॉन रिचार्जेबल, वन टाइम यूज करते हैं, डिस्चार्ज होने के बाद फेंक देते हैं। सेकेंडरी बैटरी इज रिचार्जेबल, और सेकेंडरी बैटरी का एग्जाम्पल है लेड स्टोरेज बैटरी, जो हम लोग इन्वर्टर की बैटरी, कार की बैटरी यूज करते हैं, दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी। सेकेंड थिंग जो हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं, लिथियम आयन बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी, ये सब सेकेंडरी बैटरी हैं, रिचार्जेबल है। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लेड स्टोरेज। लेड स्टोरेज बैटरी का रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान देंगे आप लोग। ये PbO2 जो है एक कैथोड है और Pb का एनोड है, और यहाँ पे 38% सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन होता है जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। एनोड पे PbO2 का रिडक्शन होता है PbSO4 में, और कैथोड पे Pb का ऑक्सीडेशन होता है PbSO4 में, और ये ओवरऑल सेल रिएक्शन होता है। और जब हम इस बैटरी को रिचार्ज करते हैं तो सेल रिएक्शन रिवर्स कर जाता है। मतलब ये हुआ कि कॉपर लेड सल्फेट से
PbO2 बनने लगेगा और यहाँ लेड सल्फेट से लेड बनने लगेगा और ये सेल रिएक्शन भी रिवर्स कर जाएगा ड्यूरिंग रिचार्जिंग ऑफ द बैटरी। तो आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी लेड स्टोरेज बैटरी को चार्ज कर रहे हैं और रिचार्ज कर रहे हैं, दोनों रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। सीधे रिएक्शन पूछा जाता है आपसे कि व्हाट विल बी सेल रिएक्शन व्हेन लेड स्टोरेज बैटरी इज अंडरगोइंग चार्जिंग और व्हेन वी आर यूजिंग लेड स्टोरेज बैटरी एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दोनों रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। क्लियर? दिस आर ऑल अबाउट सेकेंडरी बैटरी। यहाँ पे एक और डिवाइस यूज किया जाता है, कभी आपको सिलेबस में मिल जाएगा, हाइड्रोजन फ्यूल सेल। फ्यूल सेल का मतलब होता है ऐसा डिवाइस जो फ्यूल के कंबंशन के बाद जो हीट लिबरेट होता है, इंथैल्पी ऑफ कंबंशन, उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दे। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स कंबंशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ अ फ्यूल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड फ्यूल सेल। और जब वो फ्यूल हाइड्रोजन है तो दैट इज हाइड्रोजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन फ्यूल सेल की प्रॉपर्टी है कि उसमें कोई भी ऐसा गैस लिबरेट नहीं होता जो एनवायरनमेंट को हार्म करता हो, कोई भी साइड प्रोडक्ट लिबरेट नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन के कंबंशन से बनेगा क्या? वाटर। तो इसलिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल में कोई ऐसा गैसेस एग्जॉस्ट या कुछ भी ऐसा नहीं निकलता जो हार्मफुल हो एनवायरनमेंट के लिए। इसलिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल एक पोटेंशियल टेक्निक है जो फ्यूचर में यूज में आ सकता है। अभी ये डेवलपिंग है, डेवलप नहीं हुआ है। नेक्स्ट थिंग, इसी चैप्टर में आपको एक और टॉपिक मिल जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसको हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन इज इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इन विच रस्ट एंड इम्प्योरिटी बिहेव लाइक कैथोड एंड मेटल सरफेस बिहेव लाइक एनोड। मतलब जब रस्टिंग होती है तो आयरन का सरफेस एनोड की तरह से बिहेव करता है और उसका जो इम्प्योरिटी होता है, रस्ट वाला साइट होता है सरफेस पे, वो बिहेव करता है एज अ कैथोड। इसलिए हम इसको यहाँ पे पढ़ते हैं एज ए इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। रस्टिंग इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। तो दिस आर ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका देखिए क्या है, यहाँ से एक न्यूमेरिकल आएगा, हमने आपको बताया ही, नेक्स्ट इक्वेशन से एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा, फैराडेज लॉ से एक न्यूमेरिकल आ सकता है 2 नंबर में, और ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड डायल्यूशन का एक क्वेश्चन आ सकता है। दिस आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड ओके, बेस्ट ऑफ लक।